हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बार की मात्र यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहले बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है मोर अपडेट पाने के लिए। बात करते हैं बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2024। जो भी छात्र छात्रा हैं बिहार स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इससे पहले पिछले साल का क्वेश्चन पेपर ज़रूर आप देखिएगा। इसमें हम वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो बार बार क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। अपने सब्जेक्ट जो भी होंगे उसके लाभदायक होंगे। मैं बात करूंगा अभी 50 नंबर का जो क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। हालांकि 100 नंबर का अपना पेपर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आप साइंस से हो या फिर सोशल साइंस से बैकग्राउंड से हो, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट आपका है, चाहे लैंग्वेज से हो। तो आपका 50 क्वेश्चन जो है, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो है पैडागोजी से पूछा जाएगा, जिसे हम बोलते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग। तो उसको हम देखेंगे विस्तारपूर्वक और एग्जाम टिप्स भी बताएंगे किस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के जाना है एग्जाम देने के लिए। तो चलिए देने करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर। ये आर्ट ऑफ टीचिंग का है। अधिगम प्रकृति क्रिया है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों का, शिक्षक का, व्यक्ति का, जीवित प्रणाली का। यदि आपका आंसर आपको पता है तो नीचे दिए कमेंट पर आपको लिखना है इसका आंसर, और नहीं पता है तो इसका आंसर क्या होगा? अधिगम प्रकृति की क्रिया है जीवित प्रणाली का। आंसर नंबर डी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था 2023 का पेपर है ये। अधिगम प्रक्रिया का अनंत क्रिया घटक है। ऑप्शन है उच्च स्तर सोच, ध्यान, स्मृति, सभी। जो भी छात्र छात्र सभी में यहाँ पर जा रहे हैं एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है। संज्ञानात्मक शिक्षण मतलब होता है कॉग्निटिव टीचिंग, ठीक है। तो इसका प्रथम चरण क्या होगा? सूचना होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा, सूचना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला यदि देखा जाए तो अगला क्वेश्चन से अनुदेशात्मक उद्देश्य। ऑप्शन क्या है? विशिष्ट, मापन योग्य, क्रिया केंद्रित, ये सभी। आंसर होगा ये सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लूम की वर्गीकरण की शुरुआत हुई कब हुई थी? तो ऑप्शन है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय और येल विश्वविद्यालय। आंसर होगा शिकागो विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता क्या है। देखिए क्वेश्चन का आधुनिक विधि से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी क्या मेथड है, कौन सा मेथड का अप्लाई अभी हो रहा है। तो क्रिया केंद्रित है, अनन्य क्रिया है, समक्षण सहयोग है, उपयुक्त में से सभी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी शिक्षण की जो आधुनिक विधि जो होगा उसकी विशेषताएं क्रिया केंद्रित भी होगा, अनन्य क्रिया भी होगा, समक्ष सहयोग भी होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सभी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 7 कि आगमन विधि प्रोत्साहित करता है। देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक आगमन से पूछता है सवाल और दूसरा निगम विधि से पूछता है। इसलिए आगमन और निगम विधि को आप लोग विस्तारपूर्वक जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7 कि आधुनिक विधि प्रोत्साहित करता है छात्र भागीदारी की, रुचि की, कारक या करके सीखने की, या उपयुक्त में से सभी। देखिए आगमन विधि मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप जब क्लासरूम में जाते हैं तो उस बच्चे को कि जो नॉलेज होगा उस नॉलेज को परखने के लिए सबसे पहले आप एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेने के बाद उसको आप क्या आते हैं? थ्योरी पर आते हैं। इसलिए क्या होगा यहाँ पर? छात्र की भागीदारी यहाँ पर होगा, रुचि होगा, करके सीखने भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि रोल प्ले विधि की कमजोरी है। रोल प्ले जो विधि होती है उसका क्या कमजोरी है? तो ऑप्शन है ध्यान केंद्रित का अभाव, नीरस विधि, अधिगम प्रक्रिया की गतिविधि, समय का क्षय। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आंसर मालूम है तो कमेंट में दीजिए, नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनिए। आंसर हो जाएगा इसका ध्यान केंद्रित का अभाव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एकदम विशेष क्वेश्चन का लेवल देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
पाठ योजना, ठीक है, पाठ या योजना निर्धारित करता है अधिगम उद्देश्य का, विद्यालय के उद्देश्य का, प्रधानाध्यापक के उद्देश्य का, प्रबंधन मैनेजमेंट जो रहता है उसके निकाय के उद्देश्य का। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम उद्देश्य का। पाठ योजना आप लेसन प्लानिंग जब बना रहे हैं तो उसका आप निर्धारित करता है कि अधिगम का क्या उद्देश्य है, क्या आपका एम है टीचिंग का, ठीक है, उसके अनुसार आप क्या करेंगे, पाठ योजना लेसन प्लान को बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि 5E मॉडल विकसित हुआ था। ध्यान से सुनिएगा कि एग्जाम्पल क्वेश्चन जब भी आपको सेटल वहाँ पर देखने को मिलेगा टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग में, तो क्वेश्चन क्या सेटल होगा कि क्वेश्चन का विशेषताएं आपको पूछ सकता है, उसका मूल्यांकन पूछ सकता है, उसके एम क्या है और उसका विकसित, या इस प्रकार से सवाल आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपने पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे हैं अभी। तो 5E मॉडल विकसित हुआ था। ऑप्शन डायरेक्ट चल जाते हैं रचनात्मक वाद के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ठीक है, माइक्रो टीचिंग का पूछ रहा है कि एम क्या है। डायरेक्ट आंसर में चलते हैं, शिक्षक में शिक्षण कौशल का विकास करना, ठीक है, शिक्षक में शिक्षण कौशल का विकास नहीं होगा तो चाइल्ड डेवलपमेंट को ठीक तरह से वह क्या कर रहा है, हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही है माइक्रो टीचिंग। अगला है अनुदेशात्मक प्रदान किया जाता है। डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं, कक्षा के अंदर जो है अनुदासन है ना, अनुदेशन जिसको बोलते हैं उसको प्रदान किया जाता है कक्षा के अंदर, ना कि बाहर, ठीक है। अनंत क्रिया विशेषण की प्रक्रिया क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, अंकन प्रक्रिया भी होगा और अंकन अर्थपन्न प्रक्रिया दोनों हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया, कक्षा स्थापित करना उदाहरण है। कक्षा को स्थापित करना, जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो कुछ बच्चे जो होते हैं बाहर में रहते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से नोचा झाकी इधर उधर का खींचातानी करते हैं, इधर उधर बात करते हैं, और कहीं से भी आप लोग बैठे रहेंगे ना कि जो सीरियल बैठना रहता। तो आपको सबसे पहले क्लास में जब एंटर करते हैं तो आपको देखना चाहिए कि कितने बच्चे बाहर में हैं और कितने बच्चे अनुशासन में हैं। तो कक्षा को जो है, क्लासरूम को जो है पहले स्थापित करना उदाहरण है। आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखते हैं, एक सा हो जाएगा कक्षा प्रबंधन मैनेजमेंट, ये टीचर का क्या होता है, जिम्मेदारी होता है, ठीक है। अगला है समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए। देखिए समावेशी टीचिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आपके पास यदि बाल अवस्था का किसी भी बुक है तो आप उसको जरूर इस प्रकार के टॉपिक को आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, बेटर होगा। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या चाहिए, तो सभी संस्कृति का समान एवं महत्व देना चाहिए। ये नहीं कि वो जाति की कौन सा धर्म का है, तो इस प्रकार से जाति और धर्म और किसी प्रकार के बच्चे को भेदभाव न करते हुए आप समावेशी शिक्षा यानी विशेष प्रकार के आप समान इक्वल टाइप का ध्यान में रखते हुए आप अपने शिक्षण को क्या करेंगे, प्रदान करेंगे, ताकि जो है बच्चे वहाँ पर सभी को समान तरह से शिक्षा मिल सके। यही समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है और एक शिक्षक का जिम्मेदारी भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन निर्भर करता है। देखिए शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, यहाँ पर आपको पाठ्यपुस्तक है उसका मूल्यांकन निर्भर करता है। विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण क्या है, यहाँ भी होगा। अभी देखिएगा नया नया जो भी बुक आया है सब डिजाइन, पहले का लुसेंट देखिएगा, आप कोई भी बुक देख लीजिएगा पेडागोजी का, ये कोई भी पहले से ही आपका ग्राफिकल डिजाइन का आपको ज़्यादातर मिलेगा। साथ ही साथ अपना रचनात्मक और प्रस्तुतिकरण के भी जो हाव भाव होगा उसका जो विश्लेषणात्मक होगा थोड़ा सा अलग टाइप का दिखने का। इसलिए जो राइटर होते हैं जो मुद्रीकरण जो करते हैं, मुद्रित करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हाईलाइट टाइप को दें ताकि जो है जो बच्चे उसमें ग्रहण करें, अध्ययन करें तो उसको जो है तुरंत माइंड में चला जाए। तो ग्राफिकल डिजाइन से ज़्यादातर बच्चे को भी आप लोग पढ़ाइएगा टीचिंग एड थ्रू से, तो ज़्यादा वो सीख पाएंगे, ठीक है। तो पाठ्यपुस्तक का मूल उद्देश्य क्या है, निर्भर करता है सभी, है ना। अभी यहाँ से रचनात्मक सभी होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 17, पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है, तो देखिए ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रभावी शिक्षक क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। जो कक्षा पर नियंत्रण करता है उसको हम बोलते हैं प्रभावी शिक्षक। ऐसा नहीं कि वो पढ़ा के निकल गए कुछ भी और अपना सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करवा कर चला गया, तो वो शिक्षक वो कामचोर शिक्षक कहलाता है। कामचोर शिक्षक कौन कहलाता है, जो अपने सिर्फ सिलेबस पर ध्यान देते हैं ना कि बच्चे पर। तो बच्चे को मूल्यांकन यदि अच्छी तरह से करना है, बच्चे के जो रूपरेखा और बच्चे की जो
आपको सही डायरेक्शन पर गाइडेंस करना है तो आपको ध्यान रखना है यह चीज़ क्या है, बच्चे की जो कमियां हैं उसको आपको दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के टीचिंग प्रणालियों का उपयोग करना है और अच्छी तरह से उसको समझाना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह क्या होगा, आंसर डायरेक्ट चलते हैं। आंसर में क्या होगा, छात्र से सम्मान पाकर छात्र यदि आपको अच्छी तरह से कह रहे हैं कि नहीं ये टीचर जो है गुड है, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, एकदम क्वालिटी टीचर है, आपका यदि छात्र गुणगान कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो शिक्षक क्या होगा, अलग ही उसका मान सम्मान मिलेगा और अपना अलग ही मिलेगा स्वभाव। या बहुत सारा इसको एक बोल सकते हैं कि टीचर का गुणगान करना ही छात्र के पर निर्भर करता है यदि टीचिंग सही तरह से हुआ तो। अगला क्वेश्चन नंबर 20, उत्तम शिक्षण को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए, तो अबोध स्तर पर। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है, देखिए इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पर चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मूल्यांकन से भी, शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाव क्या है या भाग क्या है, भाग बोलते हैं, भाग क्या है। ठीक है, मूल्यांकन का त्रिकोण का भाग पूछा गया है और डायरेक्ट आंसर चलते हैं। अधिगम अनुभव मतलब होता है आपने अभी तक कितना अनुभव किया, ठीक है, उसका ये नियंत्रण करता है। ठीक है, मूल्यांकन भूमिका अदा करता है, मूल्यांकन भूमिका अदा क्या करता है, उपयुक्त सभी शिक्षण में, पाठ्यचर्या में, प्रशिक्षण में। मूल्यांकन भूमिका मतलब होता है कि जब आप शिक्षण कर रहे हैं तब आपका मूल्यांकन करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा के सिर्फ निकल गए, पढ़ाते आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसका आपका मूल्यांकन करने, बच्चे क्या कहाँ तक सीखे और कहाँ आपको बच्चे में आपका त्रुटि देखने को मिली उसको भी आपको पता लगाना आपका कर्तव्य है। पाठ्यचर्या का रूपरेखा भी आपको देखना, प्रशिक्षण सभी चीज़ होगा। ठीक है, अगला है पाठ्यचर्या का सिद्धांत निर्धारित करता है, तो सभी विषय वस्तु पर, गतिविधि पर, छात्र पर, सभी होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया, शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया, प्रोफेसर यशपाल द्वारा दिया गया। प्रोफेसर यशपाल द्वारा शिक्षा बिना बोझ दिया गया। यदि आप शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं तो कहीं आप काम काज कीजिएगा तो आपका बड़ा ही दिक्कत होगा गुना भाग जोड़ घटाव करने में, या फिर आपको कुछ हिसाब बाकी कुछ एप्लीकेशन लिखने में भी आपका बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए शिक्षा बिना बोझ कहा है कौन, प्रोफेसर यशपाल ने। ठीक है, अगला है बच्चे का समय समापीकरण शुरू करता है परिवार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्रिया जो बच्चे को सामाजिक रूप से अनुकूलन बनाता है उसे हम सामाजिकरण करते हैं। ठीक है, सामाजिकरण किसको बोलते हैं, यदि आप उस समाज में रहते हैं, रीति रिवाज में चलते हैं और उसी समाज में यदि आप ढल गए हैं तो उसी को हम बोलते हैं सामाजिकरण। तो प्रक्रिया जो बच्चे को सामाजिक रूप से अनुकूलन बनाते हैं उसे सामाजिकरण कहलाते हैं। अगला है कि अच्छे छात्र वे होते हैं जो हमेशा सीखना चाहता है, ना कि टीचर को डिस्टर्ब करना चाहता है। अच्छे शिक्षक गुड जो टीचर स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा तात्पर्य रहेगा कुछ न कुछ नया सीखने का। यदि उस प्रकार से शिक्षक मिल जाए तो बच्चे का जो भविष्य होगा आगे बहुत ही डेवलप होगा। ठीक है, विकसित होगा। अगला है छात्र सबसे अच्छे तरह से सीख सकता है करके, अपने खुद से करके। लर्निंग बाय डूइंग किस लिए कहा गया है कि आपको करके सीखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको उस चीज़ को कीजिए प्रैक्टिकली थ्रू से। ठीक है, हमारा देश में जिस प्रकार से सिचुएशन अभी बना हुआ है, जिस प्रकार से अभी शिक्षा का जो तौर तरीका है वो इंडिया चाइना की तुलना में थोड़ा सा कम है देखा गया है। क्योंकि चाइना में क्या होता है, जापान में, कि प्रैक्टिकल थ्रू से जो है इस प्रकार से टीचिंग एड बहुत सारा है जो बच्चे में उस प्रकार से करके सिखाया जाता है कि ये इस प्रकार से ग्लास है तो ग्लास में पानी है, इस प्रकार से है। तो हमारे टीचिंग प्रणाली भी इस प्रकार से होना चाहिए ताकि बच्चे जो है करके सीखें तो उसमें ज़्यादातर उसे देर तक उसे स्मृति रहे और ज़्यादा कुछ न कुछ डेवलप कर पाएँ आगे तरह से। ठीक है, आगे अगला जो है क्वेश्चन नंबर 30, वास्तविक वस्तु को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए। ठीक है, वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक के रूप में दिखाना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, रुचि को प्रोत्साहित करके,
जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, भागीदारी बढ़ाने के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक देखा, जो आपका एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखते हुए स्टडी कीजिएगा तो ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में ऐसे पढ़िएगा तो दुनिया भर का आपको क्लासेस देखने को मिलेगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जिस प्रकार से हमने बताया उसी प्रकार से टॉपिक को उठाइए और किसी बुक में, आपको पास जो भी बुक होगा उसको आप पढ़ डालिए, या फिर नेट में आपको सर्च करिए। अभी बहुत सारा मटेरियल आपको गूगल में मिल जाएगा, तो आपको अभी वही चीज़ पढ़ना है जो हमने अभी बताया हो, उसी टॉपिक को ध्यान रखिएगा। इसी टॉपिक से अंदर जो है सवाल पूछा जाएगा, इससे बाहर सवाल 30 क्वेश्चन में से नहीं पूछाएगा। और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी माना जाता है, यदि आपका थोड़ा बहुत नॉलेज ही होगा इसके बारे में विशेष प्रकार का। आप लोग तो बीएड सभी कोई किए होंगे, तभी आप जो है बी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो पहले जो भी आपने अभी तक पढ़ा है और अभी तक जो आपने नहीं पढ़ा उसको भी आप लोग अच्छे तरह से पढ़िए, ताकि क्वेश्चन को अच्छे तरह से कर पाइए। धन्यवाद।